गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 5 तक मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में टोटल 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करना है और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तारे की पृथ्वी से दूरी, और ये जो दूरी हमें निकालनी है वो किलोमीटर में निकालनी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे और उसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेशन भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में, देखिए जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय इज इक्वल टू 5 ईयर, यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष लग रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्रकाश वर्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिटेल में बताने जा रहा हूँ और इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट का यूज करके अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पहले ही बताए हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है तो ये सभी पॉइंट्स आपको जरूर लर्न होंगे। तो प्रकाश वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी और इस लाइन का यूज करेंगे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखा है निर्वात में, निर्वात को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर इसके बाद एक रिलेशन लिखा है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर लगभग के होता है। और अगर आप किलोमीटर में लिखेंगे तो 10⁻13 किलोमीटर लगभग। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं 30.84 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर आगे आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रकाश वर्ष से रिलेटेड। तो देखिए इस पॉइंट का हम यूज करेंगे और ये वाला जो लिखा है इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें पता था तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय कितना है, 5 वर्ष है, 5 ईयर्स है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर लगभग के होता है 10⁻16 मीटर। तो हम 10⁻16 मीटर नहीं, हम इसी को बेस मान के चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया प्रकाश वर्ष के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो फिर 5 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 5 प्रकाश वर्ष क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय कितना है, 5 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे
5 प्रकाश वर्ष लिखा है, तो यहाँ पे हमारा 5 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 5 प्रकाश वर्ष लिखिए या फिर 5 वर्ष लिखिए, बात एक ही होगी, क्योंकि 5 प्रकाश वर्ष बराबर आखिर हमारा यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? तो 5 प्रकाश वर्ष से हमारा मतलब हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 5 वर्ष में चली गई दूरी, यही आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकाश वर्ष से हमारा मतलब हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 5 वर्ष में चली गई दूरी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 प्रकाश वर्ष की जगह हम लिख सकते हैं 5 वर्ष, इसीलिए नीचे मैंने यहाँ पे ये 5 वर्ष लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। यही लाइन आपको अच्छे से समझनी है, अगर आप समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 वर्ष बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो सबसे पहले यहां तक आपको समझना है, यहां तक क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अभी आगे भी यहां पे कई कैलकुलेशंस करनी है। ये क्वेश्चन जितना देखने में इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जब मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा दूंगा तो आज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 वर्ष बराबर हमने क्या लिखा? 5 इंटू 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी, यही तो लिखेंगे। अभी ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। तो 5 और 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहां तक हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? इस 5 की मल्टीप्लाई करवाइए आप 9.46 में। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 47.3, या फिर आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो 0 से हमारा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 0 को आप हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए 47.3 इसके आगे 0 मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? केवल 47.3 लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 47.3 इंटू 10⁻15 मीटर। यहां तक हमने कर लिया है। अब देखिए ये जो दूरी है ये हमारी मीटर में है, और जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें यहाँ पे तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में निकालनी है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में? ये जो आपका यहाँ पे मीटर में आया हुआ है इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे अगले स्टेप में। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक काम और करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो आपका लिखा है 47.3 इंटू 10⁻15 मीटर में है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? देखिए जो 47.3 है ये पॉइंट हम एक अंक इधर ले आएंगे और लिखेंगे 4.73। जब इस पॉइंट को हम यहां से यहां पर ले आए हैं, एक अंक इधर ले आए हैं, इधर ले जाके लगा दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे 10 की घात 1 यहाँ पे सबसे पहले बढ़ेगी, और इसके बाद 10 की घात 15 यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4.73। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 10⁻1 और 10⁻15, तो यहाँ पे पावर से ऐड हो जाएंगी, 10⁻16 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये स्टेप आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे गलती कर दी तो ये क्वेश्चन ही पूरा आपका गलत हो जाएगा। ये पॉइंट हमें यहाँ पे लाना है। अब देखिए मैंने आपको कोटिमान में एक रूल बताया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के पहले होना चाहिए। एक रूल मैंने आपको कोटिमान में बताया हुआ था, आप उससे समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे आगे लेकर आना होगा। ये पॉइंट इधर लाके लगाएंगे, 10 की घात 1 यहाँ पे बढ़ेगी तो हमें क्या मिलेगा? 4.73 इंटू 10⁻16। ये आपको करना ही होगा, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो देखिए यही मैंने नीचे यहाँ पे इतना पार्ट सॉल्व किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो 47.3 था हमने यहाँ पे पॉइंट को आगे ले लिया, 4.73 कर लिया, फिर 10 की घात 1 यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10 की घात 1 यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, और 10 की घात यहाँ पे 15 पहले से था ही। सॉल्व करने पर 4.73
इंटू 10⁻16 ये आपको मिलेगा, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो यहाँ तक देखिए ये हो गया। अब ये मीटर में है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, यानी 10 की घात 3 मीटर। 10 की घात 3 का मान 1000 ही तो होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही तो होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे 10 की घात -3 किलोमीटर होते हैं। और ये ऊपर वाला पार्ट आपका पूरा मीटर में था ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व किया, 4.73 इंटू 10⁻16 मिला हुआ था ये जो सॉल्व करने पर इसको, और फिर जो मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 की घात -3 से, क्योंकि मीटर में था, मीटर से किलोमीटर में आ रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर आपका 10 की घात -3 किलोमीटर होता है, तो 10 की घात -3 से ही तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये मीटर आपका पूरा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए 4.73 ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए 10 की घात 16 और इंटू में 10 की घात -3 है, ये निगेटिव में है पावर और ये पॉजिटिव में है, तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पे लेस तो हो जाएगा, और लेस होने के बाद 10⁻13 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बड़ी पावर है आपकी क्या है 10⁻16, ये पावर प्लस में है, और ये यहाँ पे जो -3 है ये वाली पावर यहाँ पे आपकी माइनस में है, तो प्लस का साइन यहाँ पे बड़ा है और माइनस का छोटा, इसलिए प्लस में आएगा। तो 4.73 इंटू 10⁻13 और किलोमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, मैंने आपको एक एक स्टेप डिटेल में समझाया हुआ है। जितना इजी ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है इतना इजी है नहीं, तो 2 से 3 बार आप लोग इस क्वेश्चन की क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 4.73 इंटू 10⁻13 किलोमीटर कहाँ पे दिया हुआ है, 4.73 इंटू 10⁻13 और किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए एंगस्ट्रॉम का साइन आपका ये होता है, ये एंगस्ट्रॉम का साइन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो एंगस्ट्रॉम की जगह ऐसे आपको ये साइन इसका एंगस्ट्रॉम का देखने को मिल सकता है। तो एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, ध्वनि के वेग का, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का, प्रकाश के वेग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है कि एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर, चौड़ाई यहां पे सेंटीमीटर में दी गई है, ध्यान रखिएगा। तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में होगा, या फिर आपको यहां पे लिखा हुआ मिल सकता है कि शुद्ध सार्थक अंकों में होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका ये दूसरी बुक का है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अरिहंत की बुक में यहां पे जो 1.5 लिखा है, अरिहंत की बुक में 1.4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं, अरिहंत वाला तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, बस एक ही अंक का अंतर है, यहाँ पे 1.5 है, अरिहंत में 1.4 दिया गया है, तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें पता है, आयताकार तख्ते की लंबाई हमें पता है कितनी, 1.5 मीटर हमें दी गई है, ये मैंने लिख दिया, और चौड़ाई जो है ये 84 सेंटीमीटर में दी गई है। तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, क्योंकि जो तख्ते की लंबाई है वो मीटर में है, तो चौड़ाई भी हमें मीटर में बदलनी होगी। तो चौड़ाई हमें क्या दी है, 84 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे दी हुई है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻2
मीटर होता है। ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था और कहा था कि अच्छे से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे। तो चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10⁻⁻² से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यही तो मैंने किया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 84 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये 10⁻², इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 10⁻²को हम लिख सकते हैं 1/10⁻², अपॉन में आएगी तो पावर प्लस हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं आगे 1, और 10⁻² का मान क्या होता है, 100 होता है ना, तो 1/100। तो यहाँ पे देखिए 84 तो था ही, और इंटू में यहाँ पे 1/100 आपका हो जाएगा। यही अगले स्टेप में किया है। फिर यहाँ पे देखिए 84 की मल्टीप्लाई 1 में 84 और अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ पे 84 छोटी संख्या है और यहाँ पे 100 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। कितनी बार, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 800 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 40। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 40 बचेगा। तो यहाँ पे एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं और 4 बार जाएगा, 400 यहाँ पे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 0.84 हमें मिला ना यहाँ पे। इसको डिवाइड करने पर क्या मिला, 0.84। अब ये आपका मीटर में हो चुका है, हमने मीटर में इसको चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे तख्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में बात हो रही है आयताकार तख्ते की, आयताकार तख्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर में हमें दी हुई है ये, और फिर उसके बाद चौड़ाई जो कि 84 सेंटीमीटर दी थी, इसको हमने मीटर में चेंज किया, 0.84 मीटर आया। तो यहाँ पे 0.84 मीटर चौड़ाई की जगह लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा 1.26। ये हमें मिला हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। उचित सार्थक अंकों में हमारा क्या आया, 1.26 आया हुआ है। आया क्या हुआ है, 1.26 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे जो तख्ते की लंबाई है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, जो आयताकार तख्ते की लंबाई दी गई है 1.5 है ना, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, यानी 2 सार्थक अंक हैं। तो जब यहाँ पे तख्ते की लंबाई में 2 ही सार्थक अंक हैं, तो जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा, ये 1.26 मीटर स्क्वायर आया था, इसमें क्या करेंगे, केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, 6 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी 1.2 मीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.2 मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपसे यहाँ पे उचित सार्थक अंकों में पूछा हुआ था। तो 1.2 मीटर स्क्वायर ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन अरिहंत की बुक में है, वहां पे 1.5 की जगह 1.4 लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। तो अरिहंत वाला, जो अरिहंत वाला क्वेश्चन है, अरिहंत की बुक का क्वेश्चन है, उसको आज ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए, जब आपसे उचित सार्थक अंकों में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा यहाँ पे क्या आया था, 1.26 मीटर स्क्वायर आया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जब आयताकार तख्ते की लंबाई में केवल 2 सार्थक अंक है, 1.5 है, तो केवल 2 सार्थक अंक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, केवल 2 ही अंक को लेंगे, इस 6 को हम छोड़ देंगे, 1.2 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये तो अरिहंत की बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए
तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया है। अब यहाँ पे लिखा है कि एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। तो 15 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 15 करेंगे और यहाँ पे 10 की घात -6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यही तो हो जाएगा 15 × 10 की घात -6 और ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। हमें अब आगे इसको सॉल्व करना होगा। ये जो मीटर है इसको हमें क्या करना होगा, मिलीमीटर में चेंज करना होगा। तो 15 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 1 मिलीमीटर बराबर आपका होता है 10⁻³ मीटर। अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अगले स्टेप में, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका मीटर में है। 15 × 10 की घात -6 ये मीटर में है और 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 10⁻³ का मान 1000 होता है। यानी 15 और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये जो मीटर है ये आपका मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1000 से गुणा और 10⁻ -6 तो यहाँ पे रहेगा ही और ये आपका मिलीमीटर में चेंज हो चुका है। देखिए 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 10⁻³ और 10⁻³ का मान 1000 होता है। और क्योंकि आपका यहाँ पे 15 × 10⁻⁻6 मीटर में है तो 15 और गुणे 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणे 10⁻⁻6 और ये आपका क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में। क्योंकि यहाँ पे 1000 से गुणा हमने करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर और 10⁻³ का मान 1000 तो होता है, तो 1000 से यहाँ पे गुणा करवा दिया बस। अब आगे क्या कीजिए, इस 15 की मल्टीप्लाई 1000 में 15000 और गुणे 10⁻⁻6 और ये आपका मिलीमीटर में है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए सार्थक अंकों में मैंने आपको रूल क्या बताया था कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 10 की घात से हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा जब हम यहाँ पे सार्थक अंक काउंट करेंगे। तो केवल बचा क्या, ये बचा 15 और 1000 और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 ये सभी सार्थक अंक आपके हैं। अतः सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन में चेक करते 5 कहां पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया गया। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले माइक्रोन के बारे में पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलीमीटर में भी चेंज करना आना चाहिए। तो सभी स्टेप आपको अच्छे से समझ लेने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया हुआ था, वो दूसरी बुक का था, बस वहां पे संख्या में अंतर था, 10 सेंटीमीटर की जगह कुछ और आपका लिखा हुआ था। और ये तो आपका अरिहंत की बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है इससे पहले। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लकड़ी के गुटके का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, लकड़ी के गुटके का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमें कितनी दी गई है, लंबाई हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे
देख पा रहे होंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किस में, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जो ये सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एमकेएस प्रणाली में हमसे यहाँ पे गुटके का आयतन पूछा जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमको यहाँ पे इसको चेंज करना होगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर होता है। अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है तो क्या कर सकते हैं, 20 और गुणे 10 की घात क्या कर देंगे -2 और ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा जो 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इसीलिए 20 गुणे 10 की घात -2 और यहाँ पे मीटर तो आपका रहेगा ही, ध्यान रखिएगा। मीटर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मीटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आगे डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब इसके बाद देखिए 30 सेंटीमीटर चौड़ाई जो की दी गई है, 30 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 30 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा ना, और ये आपका मीटर में हो जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है। ये अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो 30 गुणे 10 की घात -2 और ये मीटर में हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई की जगह 10 सेंटीमीटर तो 10 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 की घात -2 ये, और ये भी आपका मीटर में है। तो जब सबको एक में करके लिखेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी ये मीटर आया हुआ था, यहाँ भी मीटर आया हुआ था, यहाँ भी मीटर, यानी कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की घात -2 गुणे 30 गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 गुणे 10 की घात -2 और मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ भी आपका मीटर आया था, यहाँ भी मीटर था, यहाँ भी मीटर था, तो मिलके मीटर क्यूब ही तो होगा। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए जो संख्याएं दी गई हैं इनका आप सबसे पहले गुणा करवा लीजिए। जो 20 है फिर गुणे 30 और गुणे 10 ये आप कर लीजिए। तो जब इस सब को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6000। जो ये 20 था गुणे 30 और गुणे 10 संख्याएं इनका हमने क्या कर लिया, गुणा करवा लिया, तो हमें मिला 6000। अब पावर देखिए 10 की घात -2 10 की घात -2 10 की घात -2, इसको सॉल्व करने पर 10 की घात -6 मिलेगा। गुणे में है, घातें सब जुड़ जाएंगे, 10 की घात -6 और मीटर क्यूब तो यहाँ पे रहेगा ही। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो कर लिया, अब आगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो 6000, ये जो 6000 आपका लिखा हुआ है और गुणे 10 की घात -6 लिखा है 6000। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 6.000। अब ये पॉइंट हमने कितने अंक के बाद लगाया, 1 2 3 के बाद, तो 10 की घात यहाँ पे गुणे में क्या आ जाएगी, 10 की घात 3 आ जाएगी और गुणे में 10 की घात -6 ये तो रहेगी। अगले स्टेप में देखिए अब यहाँ पे पॉइंट लग चुका, अब इन जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, यानी अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं 6 और गुणे में 10 की घात 3 और गुणे में 10 की घात -6। अगले स्टेप में 6 तो रहेगा ही। अब देखिए 10 की घात 3 ये प्लस में और 10 की घात ये -6, ये आपकी ये घात माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और लेस होने पर 10 की घात -3 आएगा, क्योंकि माइनस की पावर यहाँ पे बड़ी है, माइनस का साइन बड़ा और प्लस का साइन छोटा, यानी 6 गुणे 10 की घात -3 और मीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब ये आपका कहाँ पे दिया गया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट डे सॉल्व कराया हुआ था, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3 व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम, फिर उसके बाद 3.00 किलोग्राम तथा 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम बताई गई। इनमें से सबसे शुद्ध माप है, सबसे शुद्ध माप आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो यहाँ पे माप बताई गई है 3 अलग, यहाँ पे क्या लिखा कि एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3 व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम, फिर इसके बाद 3.00 किलोग्राम तथा 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम बताई गई। इनमें से सबसे शुद्ध माप आपको बतानी है। तो देखिए जिसमें ये जो मापें आपकी यहाँ पे दी गई हैं ये तीनों, जिनमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा है वही सबसे शुद्ध माप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए
सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा किस में है, तो आप बोलेंगे इस वाले में, जो ये 3000 आपका लिखा हुआ है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ये चारों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 3000 लिखा है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, इसीलिए सबसे शुद्धतम माप यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे शुद्ध माप आपकी यहाँ पे 3000 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, देखिए सार्थक अंक के सभी रूल मैंने आपको बताए हुए हैं, आप रूल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगाता है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय कितना है, 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय 10⁻⁶ नैनो सेकंड है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकंड में यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगाता है, यही हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए 1 नैनो सेकंड बराबर आपका होता है 10⁻⁹ सेकंड, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय क्या है, 10⁻⁶ नैनो सेकंड है। तो देखिए 10⁻⁶ नैनो सेकंड, इसको हम बदलेंगे, चेंज करेंगे सेकंड में, तो क्या मिलेगा, 10⁻⁻⁶, ये नैनो सेकंड आपका है, और गुणे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा दीजिए 10⁻⁹ से, और ये आपका चेंज हो जाएगा सेकंड में। जो 10⁻⁶ नैनो सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻�9, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका सेकंड में अब चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁹, ये -6 और ये -9, माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी 10⁻⁻15 सेकंड, ये आपका हो गया। ठीक है, जो 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड था, इसको चेंज करने के बाद हमें 10⁻⁻15 सेकंड मिला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या एक ही तो होगी, क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय क्या है, 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड है ना। इसी 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड को हमने चेंज किया, 10⁻⁻15 सेकंड आया ना, यानी 10⁻⁻15 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, एक ही तो होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे सॉल्व करेंगे, हमसे 1 सेकंड में चले चक्करों की संख्या पूछी गई है यहाँ पे, तो 1 सेकंड में चले चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 सेकंड में पूछा गया, और 10⁻⁻15 ये आपका आ जाएगा नीचे अपॉन में। अब 10⁻15 को ऊपर भेजेंगे अंश में, तो क्या हो जाएगा, 10⁻15 पावर प्लस में हो जाएगी, और चक्कर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10⁻15 चक्कर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस ये जो आपका नैनो सेकंड में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको चेंज करना होगा। आगे चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है, विद्युत धारा का, ताप का, ज्योति तीव्रता का, या फिर ऊष्मा का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो केल्विन है ये ताप का मात्रक होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये आप सबको पता है, ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है, तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थता होगी। यथार्थता हमसे पूछी जा रही है। देखिए जो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, एक विद्यार्थी है जो मीटर पैमाने से किसी डोरे की लंबाई कितनी माप रहा है, 75.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नाप रहा है। यथार्थता पूछी जा रही है, तो कुछ नहीं करना, यहां पे बस आप सार्थक अंकों की संख्या निकाल लीजिए। अब देखिए 75.5 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3,
3 सार्थक अंक यहाँ पे है। और इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 0.755 में, तो 0 से हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा। रूल मैंने आपको सब बताया हुआ है, रूल पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार यहाँ पे रूल रिपीट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 होगी, ये 7, 5 और ये 5, ये 3, ये तीनों सार्थक अंक हैं, यानी इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 है। यानी दोनों मापों में जो यहाँ पे मापी गई है, दोनों में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 3 है। 75.5 में भी 3 सार्थक अंक और यहाँ पे 0.755 में भी 3 सार्थक अंक। जब सार्थक अंक समान हैं तो यथार्थता जो होगी, यथार्थता भी जो हो जाएगी समान होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे सार्थक अंक निकालना था, तो इसमें भी 3 सार्थक अंक है और इसमें भी 3 सार्थक अंक है, इसीलिए यथार्थता समान होगी। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे लिखा है कि एक कागज की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे। इस टाइप के मैंने आपको पहले ही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। क्या दिया, 0.0542 दिया गया है। तो देखिए इन जीरो से हमारा कोई मतलब नहीं, केवल इस पे फोकस करेंगे। केवल 3 सार्थक अंक यहाँ पे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये सब रूल मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको ये सभी रूल बताए हैं। यहाँ पे रूल क्या लगा हुआ है, चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या था, 0.0542 लिखा हुआ था। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक नहीं है, तो देखिए दशमलव बिंदु के पूर्व यहाँ पे अशून्य अंक तो है नहीं, यहाँ पे 0 है। अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 4 5 से होता है, तो इसमें से कोई संख्या तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 0 है, यानी दशमलव बिंदु के पूर्व यहाँ पे अशून्य अंक नहीं है। तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसको छोड़कर यही 3 अंक है, 3 अंक सार्थक अंक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे इस चैप्टर के टोटल 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया, और जितना सॉल्व कराया अगर इतना पढ़ लेंगे ना, इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जो चैप्टर आपका था मापन वाला यानी मेजरमेंट वाला, ये आपका कंप्लीटली फिनिश हो गया है। टोटल मैंने आपको इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, और थ्योरी पार्ट के जो बीच में क्वेश्चन बताए हैं वो तो अलग से हैं, और थ्योरी पार्ट भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तो चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।